नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग डेली की डेली एक वीडियो में 25 क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, जो कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और यदि आप नए चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए, आज का पहला हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो यह आपके पानी से बना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आपका विटामिन ये नहीं होता है, वसा ये भी होता है, कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है और एमिनो अम्ल ये भी होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विटामिन एक मैक्रो पोषक तत्व नहीं होता है। आइए आईएमपी पॉइंट इसके देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। तो विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड से न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन की ओर रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स तथा ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा लवण और तथा विटामिन। तो यह आपका हो जाएंगे माइक्रो तत्व और ये आपके हो जाएंगे मैक्रो पोषक तत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम लोग बोलते हैं जीन। ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट इसके हो जाएंगे केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। आवश्यकताओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं 2016 में सबसे पहले ये आया था। उसके बाद फिर 2018 में जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो रेलवे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने ज़्यादा रिपीट करती है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। तो इनको इम्पोर्टेंट मान के ही इसको चलना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगी। आईएमपी पॉइंट इसके देखते हैं क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो जीव विज्ञान की डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको ये नोट डाल स्टार डाल के लिख लेना है कि डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटे और मोटी छड़ जैसी संरचना के परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यकता सूचनाएं होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो ये आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी यहाँ से इसका भी करेक्ट हो जाएगा।
और वहाँ पे देख सकते हैं 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 18 में, और उससे पहले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये 2014 में यहाँ पे आपका पूछा गया था आरआरबी जेई में। तो आपको यकीन हो गया होगा कि रेलवे हमेशा क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिपीट करती है। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि बालों का रंग किसके कारण होता है। तो बालों का रंग यहाँ पे बताना 4 ऑप्शन में के कारण होता है। तो यह आपके मेलानिन के कारण होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट देखते हैं इसके। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है, सिवाय मकड़ी को छोड़कर। तो मकड़ी में ये मेलानिन नामक ये नहीं पाया जाता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाए जाने वाला रूप ये हो जाएगा आपका यूमेलानिन है, जो काले भूरे रंग का होता है। तो ये आपको स्टार डाल के लिख लेना है। तो जो जीव होते हैं उनमें आपका यूमेलानिन नामक यह पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में mRNA का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती हैं। और एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में, यह आप देख सकते हैं, 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया था। mRNA को संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक किसका निर्माण करना होता है। तो प्रजनन के दौरान डीएनए कॉपी का एक निर्माण करना होता है। तो यह आपका ऑप्शन वी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 में जेडी वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो ये पॉइंट स्टार डाल के आपको लिख लेना है कि जो जेडीएनए वाटसन और क्रिक जो थे दो वैज्ञानिक, इन्होंने ही डीएनए की संरचना जो संरचना मॉडल था इसका प्रतिपादन किया था। और पुनर्जोगज डीएनए को किसी परपोषी में प्रवर्धित करने को डीएनए क्लोनन, जीन क्लोनन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है। तो यहाँ पे ये जो आपको 3 कथन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका जो वी है ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसके हम लोग आईएमपी पॉइंट देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजनीय क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन तथा फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये 3 रासायनिक तत्व हैं जो आनुवांशिक गुण वहन करता है।
अतः स्पष्ट है कि कथन सी यहाँ पे गलत दे रखा है और ए और वी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा कि एंजाइम मूलतः किससे बने होते हैं। तो एंजाइम मूलतः आपके प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये हम लोग एनोटेशन कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी यह डीएनए के भाग को जीन बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि डीएनए का एक पूर्ण हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि क्या एक डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो यही आपका होता है वंश, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वंश आपका एक डीएनए का ही हिस्सा होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो यह आपका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, राइबो या रिबोन्यूक्लिक एसिड। आईएमपी पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट। तो आरएनए का पूर्ण रूप यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट देखिए कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा एक फास्फेट शर्करा होती है। इसमें पिरिमिडीन थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में यह आपका होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है और मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में जो कि होते 65% और अन्य तत्व जैसे कार्बन ये आपका 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन ये आपका 3%, कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पे 2 और 1% पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है। तो यह जो 3 ऑप्शन ये तीनों हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे वी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी में भी होता है, एंजाइम इसका भी अंग और कोशिका झिल्ली इसका भी। तो इस तरह प्रोटीन इन तीनों का एक अभिन्न अंग हो जाएगा। आइए हम लोग आईएमपी पॉइंट इसके देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रोटीन एंटीबॉडी, एंजाइमों और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि एक दूध का एक प्रोटीन है। तो यह आपका होता है केसीन। तो केसीन नामक प्रोटीन यह हमें दूध में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। केसीन दूध का एक प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन एक फास्फो प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। अब हम लोग एक नई यूनिट देखते हैं
जो हो जाएगी आनुवांशिकी। यह आपका एक नई यूनिट हो जाएगी आनुवांशिकी। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ से पहला कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो दो कथन दे रखे हैं इनमें आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 33 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। वी आपका हो जाएगा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 22 गुणसूत्र होते हैं। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके ऑप्शन। और यहाँ पे सी और डी दो ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें आपका जो डी है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इस तरह के आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इनके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो यह है आपके हार्मोन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके। जीन हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जबकि जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला था। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें आपको रेशियो बताना है कौन सा फेनोटाइपिक रेशियो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ही एक आंसर हम लोगों को एक क्वेश्चन मिल गया है कि जो मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे पे आपकी जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था। तो यह आपके जो मटर के पौधे पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें आपका रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मेंडल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं, अतः P2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात यह 9:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात यह आपका हो जाए 1:2:1:2:4:2:1:1। तो ये प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो यह आपका होता है डीएनए। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए की खोज दो वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी स्टार डाल के आपको पॉइंट लिख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण
है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है? तो यह आपका मानव मादाओं में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो यह आपके होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी और मेंडल ने ही मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो ये आपको स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है। बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य मानव कोशिका में 40 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो ये आपके होते हैं 23 गुणसूत्र। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रहे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में 23 होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। तो इस तरह आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन आज के। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।